हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ वो है आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है केमिस्ट्री का एक बेसिक टर्म है। बिना इसके हम और आप रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, केमिस्ट्री के फर्दर जब हायर क्लासेस में हम लोग चलेंगे उनके भी वीडियो जब आप देखेंगे तो रिएक्शंस और इक्वेशंस जो है हमारे टर्म्स में भरे पड़े हैं, हमारे इस केमिस्ट्री में भरे पड़े हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। तो एक केमिकल रिएक्शंस के टर्म में जब दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद एक न्यू टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन करें, एक न्यू टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें और उनको जब हम लोग वर्ड की सहायता से या सिंबल या फॉर्मूला की सहायता से रिप्रेजेंट करें तो उसको केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। A chemical equations links together the substance which react, जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं और उन दोनों के मिलने से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसको प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। तो कोई भी दो स्पीसीज हो सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, दो कंपाउंड्स हो सकते हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट कहलाएंगे और उनके मिलने से जब किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा। अब केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप के? तो जनरली केमिकल इक्वेशंस दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका वर्ड इक्वेशंस और दूसरा है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जब हम लोग वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसको वर्ड में लिखते हैं रिटर्न प्रोडक्ट को, तो वर्ड रिएक्शंस कहलाता है, वर्ड इक्वेशंस कहलाता है। और जब उसी को फॉर्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका सिंबल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा मान लीजिए कि अगर मैंने कहा आपको कि जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमने आपको लिखा, आपसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को इन दोनों टर्म्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अब इसी को अगर वर्ड के केस में अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे क्या? जिंक प्लस sulfuric acid to form zinc sulfate plus hydrogen। तो जब किसी केमिकल इक्वेशन को, जब किसी स्टेटमेंट को वर्ड में जब हम लोग लिखते हैं तो ये वर्ड इक्वेशन कहलाता है और इसी को जब हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला और सिंबल के रूप में तो जिंक दैट इज Zn reacts with sulfuric acid H2SO4, it gives zinc sulfate ZnSO4 and plus hydrogen H2। तो Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2। तो जब इसको हम लोग लिख रहे हैं तो ये कहलाता है हमारा सिंबल इक्वेशन और ये जब इसको लिखते हैं तो ये कहलाता है वर्ड इक्वेशन। तो ये वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो है उसको रटना शुरू कर देते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस रटने की आवश्यकता नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास जिंक है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, यानी ये जो जिंक है, जिंक पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है
और ये जो H2SO4 है जब ये टूटेगा तो H पे चार्ज आपका प्लस है और SO4 पे माइनस है। तो जब रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो ये जो Zn प्लस है वो SO4 के साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पे निकलेगा H2, गैस के फॉर्म में यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक केमिकल इक्वेशन को, एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, एक को कहते हैं वर्ड इक्वेशन, दूसरे को कहते हैं सिंबल इक्वेशन। और भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे मान लो कुछ और क्वेश्चंस अगर हमारे पास हैं, मान लीजिए हमने कहा कि लेड नाइट्रेट, इसी को एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। अपने पास है लेड नाइट्रेट reacts with potassium iodide, to form potassium nitrate, and lead iodide, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसको वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन दोनों के रूप में रिप्रेजेंट करना है। जब वर्ड इक्वेशन के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे क्या भाई, जब इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने को ये फॉर्मूला आना चाहिए कि जब लेड नाइट्रेट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा क्या। लेड नाइट्रेट पहले वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखा जाए, लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड टू गिव पोटाशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। तो ये जब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसको जब सिंपल इक्वेशन के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। अब रिएक्शन जब हो रहा है तो पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3 एंड प्लस लेड आयोडाइड PbI। तो ये जो रिएक्शंस हमारे पास है वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन, तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सिंबलाइजेशन है। ये केमिकल इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन को दिखाते कैसे हैं भाई, तो दो तरीका वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन, तो ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी भी ये तो सिर्फ एक ओनली एक आइडेंटिफिकेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है। इस वर्ड इक्वेशन में दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है इसको इफेक्टिव बना, यानी जो इक्वेशंस हम लोगों ने लिखे हैं वो इक्वेशंस इफेक्टिव हमें कहीं से नजर नहीं आ रहा है। इफेक्टिव का मतलब हुआ कि हमने जो रिएक्टेंट लिए हैं या हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लिया है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है, तो ये अभी तक अपने को पता नहीं चला है। तो किसी भी इक्वेशन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो अपने को लिखने जरूरी होते हैं, और वो होता है इसका एक आइडेंटिफिकेशन कि अगर लिख रहे हैं किसी भी इक्वेशन तो उसका फिजिकल स्टेट क्या है। किसी भी इक्वेशन को लिखने से पहले या जब लिख लेते हैं इक्वेशंस तो ये जानना काफी जरूरी होता है कि जो इक्वेशंस हम लोग लिख रहे हैं उनके स्टेट क्या है, उनका नेचर क्या है, फिजिकल स्टेट्स क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है भाई। तो अब यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं हाउ टू
make how to make chemical equation more informative एक केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहला, राइटिंग सिंबल्स। किसी भी इक्वेशंस को लिखने के लिए उसके सिंबल को लिखना काफी जरूरी है। जैसे अगर सॉलिड है, तो अगर सॉलिड स्टेट है तो उसके लिए एस लिखेंगे। अगर लिक्विड स्टेट है तो उसके लिए एल लिखा जाएगा। अगर गैसियस स्टेट है तो उसके लिए हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। अब अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस स्टेट में अगर है तो उसके लिए एक क्यू सिंबल लिखा जाएगा। तो किसी भी इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बनाने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। तभी हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन वो सब्सटेंस दिया हुआ है, हमारा सॉलिड है, कौन लिक्विड है या कौन गैस है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas, और हाइड्रोजन। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम, दैट इज एन रिएक्ट्स विद वाटर H2O, इट गिव्स NaOH एंड प्लस H2। ये हम लोगों ने रिएक्शंस फ्रेम कर लिए। अब इसको और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो अपने को पता है कि जो सोडियम है भाई वो सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो सोडियम है वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो सोडियम अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो मीडियम जो होगा वो कहलाएगा एक्वस। और हाइड्रोजन चूंकि गैस है, यहाँ पे लिख दिए जी, या अगर आप गैस नहीं भी लिखते हो तो हाइड्रोजन लिख के अगर ये सिंबल दे दिया गया है, अपवर्ड साइन अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो अब ये जो रिएक्शन है वो आपका इंफॉर्मेटिव हो गया। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपके पास बोला स्लैक्ड लाइन, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, स्लैक्ड लाइन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसको लिखिए स्लैक्ड लाइन, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले, कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जा रही है, बन रहा है क्या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड प्लस H2। रिएक्शन तो हम लोगों ने करा ली। अब इसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ऑलरेडी इसमें वाटर प्रेजेंट है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये जो मीडियम हुआ ये एक्वस। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन होगा वो प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। तो यहाँ पे इस टाइप से नीचे सिंबल लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं PPT, मतलब प्रेसिपिटेट जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो वो सेमी सॉलिड्स होता है। सॉलिड और लिक्विड का फॉर्म में एक तरीके से दही आप मान के चल सकते हैं।
तो वो प्रेसिपिटेट के रूप में होगा, और वाटर जो है वो हमारा लिक्विड है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये टर्म सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करा सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा अब कुछ रिएक्शंस के टाइप बताए जाते हैं इसमें, कि रिएक्शन जो मेरे पास है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ये भी अपने को बताने पड़ते हैं, ये भी लिखना पड़ता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केसेस में अपने को हीट एनर्जी लिखनी पड़ती है, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हो रहा हो, उस केस में हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा, एब्जॉर्ब हो रही हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। तो फिर इसको दिखाएंगे कैसे? ये तो लिखेंगे नहीं कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन से कभी लिख के नहीं बताया जाता है कि रिएक्शन जो है हमारा वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है,